नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और आप सभी के सामने लेकर के आ गया हूं 3 जनवरी 2025 यानी शुक्रवार के कुछ खास अपडेट्स। देखेंगे दोस्तों क्या क्या अपडेट रहेंगी आज कागज़ नगर की फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेन की अपडेट्स के साथ। दोस्तों आज अगर बात करूं ट्रेनों की तो मैक्सिमम ट्रेनें आज टाइम पे ही चल रही है, ऐसा कोई खास अपडेट नहीं है ट्रेनों में। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 22648 कोरबा एक्सप्रेस आज कैंसिल है। दोस्तों आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि तिरुवनंतपुरम केरल के आसपास में कुछ रेलवे का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो ट्रेनें हैं ना ये कैंसिल हो रही हैं रोज़। कोरबा एक्सप्रेस है, अहिल्या नगरी एक्सप्रेस है और हमारी जो राप्ती सागर एक्सप्रेसेस हैं, ये सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं। तो 11 बजे ये जो ट्रेनें हैं इनके भरोसे कुछ दिन मत रहिए, इसका कुछ ऑल्टरनेट खोज लीजिए। और हमारी जितनी भी ट्रेनें हैं लोकल वाली, जैसे कि इंटरसिटी है, भाग्यनगर है, कागज़ नगर एक्सप्रेस है, सिंगरेनी, रामगिरी, ये सारी ट्रेनें कुछ आधे मिनट 5-10 मिनट आगे पीछे चल रही हैं, लेकिन टाइम पे चल रही हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये बात भी है कि आज भी 2-2 पुष्पुल चलेंगी करीमनगर के लिए, तो आपको मंचिरियाल, बेलमपल्ली, करीमनगर जाने के लिए आज अच्छी सहूलियत है। दिल्ली से आने वाली तकरीबन हर ट्रेन आज टाइम पे आ रही है। जीटी है, तेलंगाना है, ये सारी ट्रेनें आज टाइम पे चल रही हैं। हाँ, एक्सेप्ट एक ट्रेन है 20806 विशाखापट्टनम जाने वाली एपी एक्सप्रेस। ये गाड़ी दोस्तों असल में दोपहर के 3 बजे की है, लेकिन बहुत लेट चल रही है। 5:45 बजे के करीब ये कागज़ नगर आने की संभावना फ़िलहाल बताई जा रही है। और एक स्पेशल ट्रेन है दोस्तों 07006 रक्सौल से सिकंदराबाद जाने वाली, ये ट्रेन आज 12 घंटा लेट चल रही है। इसको दोपहर में 1 बजे आना था, लेकिन ये रात के 1 बजे कागज़ नगर आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आप लोग हैदराबाद जाना चाहते हैं रात में, दक्षिण आपकी मिस हो जाती है या दक्षिण में टिकट नहीं मिलता है, तो आप इस गाड़ी के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें जो है आप करंट बुकिंग निकाल के देखिए, अगर निकल जाए तो आपको हैदराबाद जाने के लिए सहूलियत हो जाएगी। वैसे स्पेशल ट्रेनों का कोई टाइम टेबल नहीं होता, आप सभी को पता ही है, मैं हर बार आपको ये न्यूज़ में बताता हूँ, तो उस हिसाब से आप ट्रेन को ट्रैक करते हुए चलिए। तो ये थी आज की ट्रेन्स की अपडेट। अब आते हैं दोस्तों आज की वेदर की अपडेट के बारे में। आज भी जो है ना दोस्तों टेम्परेचर 28 डिग्री के ऊपर ही रहेगा दिन के समय में, लेकिन शाम में टेम्परेचर और गिरेगा। कल तक 13 डिग्री टेम्परेचर था, आज करीब 12.25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दर्ज होने वाला है रात में। तो रात को और ज़्यादा ठंड पड़ेगी। मैं आपको बता रहा था कि इससे पहले वीडियोज़ में 9 बजे के बाद में घर में रहिए। अब आपको मैं सलाह दूंगा 8:30 बजे के अंदर ही आप घर चले जाइए, क्योंकि उसी समय से जो है बहुत तेज़ शबनम गिरना शुरू हो जाएगी, बहुत ठंडी लगने लगेगी और हवाएं तो लगातार चल ही रही हैं दोस्तों। ऐसे में शाम के समय में ठंडी हवा का प्रकोप हर जगह देखने को मिल रहा है। तो ये थी आज की वेदर अपडेट्स। आप लोगों को मैं दर्शकों फिर से बताना चाहूँगा कि 2 में से 1 टाइगर पकड़ा जा चुका है और गांधी ताता की मूर्ति में किसी ने सिगरेट लगा दिया है। अगर आपको ये दोनों खबर विस्तार से जानना है तो आई बटन पे आप क्लिक करके पहुंच सकते हैं। कल का जो न्यूज़ है उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, साथ ही साथ मैंने फर्स्ट वाला जो कमेंट है उसमें भी ये लिंक पिन करके रखा है, तो आप चाहे तो कल की न्यूज़ में ये सारी चीज़ें विस्तार से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। एक आंकड़ा सामने निकल करके आया है मित्रों। एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद है पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हुआ है। इस पार्लियामेंट के सेशन में एक MP ने पूछा था कि सरकार ने बहुत सारे पैसे जन औषधि मेडिकल स्टोर्स में लगाए हैं। सरकारी फ्रेंचाइजी है ये, जहाँ पे आपको 50 से लेके 80% तक का डिस्काउंट मिल जाता है एलोपैथी दवाओं में। तो एक MP ने पूछा आखिर हमारे देश में कितने जन औषधि मेडिकल स्टोर है, कहाँ पर कितना है, तो उसका एक आंकड़ा सामने निकल के आया है। यहाँ पे एक आंकड़े में लिखा है कि 14,320 मेडिकल स्टोर्स पूरे देश भर में लगाए गए हैं और टारगेट है कि 2027 तक इस मेडिकल स्टोर को ना हर शहर में, हर देश में फैला देना है। तो इसको लेकर के सरकार बहुत उत्साहित है। अगर आप लोग कोई NGO चलाते हैं या फिर आपके पास में कोई फार्मास्यूटिकल्स का मेडिसिन का सर्टिफिकेट है तो आप ये दुकान खोल सकते हैं, बहुत ही अच्छी रहेगी। खैर, बताया ये गया कि देश में सबसे ज़्यादा जन औषधि मेडिकल स्टोर उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, जहां 2533 दुकानें लगी हैं। केरल दूसरे स्थान पे है, जहां पे 1458 दुकानें लगाई गई हैं। कर्नाटक में 1373 दुकानें लगाई गई हैं। वहीं तमिलनाडु में 1300 दुकानें लग चुकी हैं। आप यहां पे बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम
पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 270 जन औषधि मेडिकल स्टोर लगे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु कर्नाटक में 1300 दुकान है, वहीं हमारे तेलंगाना में मात्र 198 दुकानें हैं दोस्तों। बहुत ही कम नंबर है ये, और उम्मीद है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं जन औषधि मेडिकल स्टोर को। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे कागज़ नगर शहर में ही 3 दुकानें अब तक लग चुकी हैं और लगाई जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसको लेकर के आपकी कमेंट में राय जानना चाहूँगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर कोई अपनी समस्या लेकर के कलेक्टर साहब के पास जाता है। आप चाहे सब कलेक्टर के पास जाएं, एडिशनल कलेक्टर के पास जाएं, या फिर सीधे सीधे कलेक्टर साहब के पास जाएं, आप अपनी समस्या वहां से सुलझा सकते हैं। ऐसे में कल देखा गया कि अचानक से छोटे छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में एडिशनल कलेक्टर डेविड जी के पास आकर के पहुँच गए। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं इन बच्चों को। ये बच्चे बहुत परेशान हैं, अपनी टीचर के साथ में एडिशनल कलेक्टर साहब के पास आए हैं और इन्होंने अपनी एक दरख्वास्त रखी है। उन्होंने कहा है कि हमारा स्कूल का बिल्डिंग बहुत पुराना हो चुका है, हमारे गांव में कोई पंचायत बिल्डिंग नहीं है, ऐसे में पंचायत बिल्डिंग का काम भी स्कूल में ही हो रहा है और बच्चे चाहते हैं कि पंचायत बिल्डिंग अलग बन जाए और स्कूल को नई बिल्डिंग मिल जाए। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा तेलंगाना सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50-50 पार्टनरशिप में एक स्कीम निकाली थी, मना उरू मना बड़ी नाम से। उस स्कीम के तहत बहुत सारे स्कूलों को जो है रीडेवलप किया गया और सरकारी स्कूलों की हालत कुछ हद तक ठीक की गई। लेकिन कुछ स्कूल अभी भी ऐसे हैं मित्रों जिनको ठीक किया जाना बाकी है। बहुत अर्जेंसी है क्योंकि ये बिल्डिंगें कभी भी गिर सकती हैं। तो छोटे छोटे बच्चे डायरेक्ट एडिशनल कलेक्टर साहब के पास पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप भी चाहे तो अपनी समस्या लेकर के सोमवार के दिन प्रजावाणी कार्यक्रम के द्वारा कलेक्टरों से अपना जो है शिकायत दर्ज करवा करके अपना काम करवा सकते हैं। तीसरी खबर पे आता हूं, जो कि है इलेक्शन से जुड़ी हुई। इलेक्शन कमीशन ने मित्रों सूची जारी कर दी है किस चीज़ की, बैलेट की, जिसमें चिन्ह अलग अलग आप देख सकते हैं। ये सारे चिन्ह पंचायत इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे मित्रों। जी हाँ, ये आप जो लिस्ट देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि 12 अलग अलग जो है चिन्ह दिए गए हैं और यहाँ पे अलग से 8 चिन्ह दिए गए हैं। अगर आप सरपंच इलेक्शन में खड़े होते हैं सरपंच बनने के लिए, तो इन 12 में से एक चिन्ह को आपको लेना पड़ेगा अगर आप इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। और वार्ड मेंबर के इलेक्शन के लिए मित्रों 8 अलग अलग चिन्ह जारी किए गए हैं। आप अगर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो आपको इन 8 में से एक चिन्ह लेना पड़ेगा। तो ये सूची जारी हो गई है। इसके अलावा आप जानते ही हैं नोटा अलग से एक बटन है, ये भी छपेगा बैलेट पेपर पे। और साथ ही साथ क्या क्या छपेगा, बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस, इन सभी पार्टियों के जो है सिंबल छापे जाएंगे। अगर इनसे कोई कॉन्टेस्ट करेगा तो इनके भी सिंबल छापे जाएंगे। तो सिंबल आ चुका है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही ठंडी खत्म होगी तुरंत से तुरंत जो है पंचायत के चुनाव करवा दिए जाएंगे। मेरा ऐसा अनुमान है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में ये सारे लोकल बॉडी इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, जिसमें कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों शामिल रहेगी। तो अगर आप इन इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए। अभी से आप चुनाव की तैयारियां कीजिए ताकि 2-4 महीने में आप लोग जो है इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सके, जनाधार आपके पक्ष में रह सके। मैंने आप सभी को बताया ही था पिछले 27 दिसंबर को कागज़ नगर में प्राइवेट स्कूल बंद थे। ये बंद किसने बुलाया था? ट्रेस्मा ने बुलाया था। ट्रेस्मा क्या है, आइए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ट्रेस्मा एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हमारे कागज़ नगर के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके ओनर के मालिक है। मतलब प्राइवेट स्कूल के ओनर जितने भी हैं, मालिक हैं, उनके ग्रुप का नाम ट्रेस्मा है। तो ये ट्रेस्मा जो है सिर्फ हमारे कागज़ नगर में नहीं है बल्कि पूरे तेलंगाना स्टेट में ये काम कर रहा है। तो एक स्टेट प्रेसिडेंट है, उनके नीचे एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनके नीचे में हमारे कागज़ नगर के टाउन प्रेसिडेंट है। तो ऐसा जो है हायरार्की बना हुआ है ट्रेस्मा का। अच्छा, अभी तेलंगाना स्टेट के ट्रेस्मा के अध्यक्ष का जो है चुनाव हुआ है। इसमें कोई खड़े नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने अपना नाम दिया। इनका नाम है मधुसूदन सादुला। इन्होंने अकेले अपना नाम दिया तो यूनिनॉमसली इनको चुन लिया गया। कोई इनके विरोध में खड़ा नहीं हुआ। सभी ने इनको ट्रेस्मा का स्टेट प्रेसिडेंट बनाने के लिए जो है समर्थन बताया, अपना समर्थन जारी किया। खैर, मधुसूदन सादुला जी अब नए ट्रेस्मा के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं पूरे तेलंगाना स्टेट के। अच्छा, ये जो है इनके बारे में आपको बता दूँ, मधुसूदन जी
हैदराबाद में रहते हैं। अंबरपेट इलाके में इनका एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं ये, और प्रगति विद्या निकेतन हाई स्कूल नाम से ये स्कूल चलाते हैं। तो मधुसूदन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो है एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे मधुसूदन जी, और एक आधी मीटिंग लेने के लिए कागज़ नगर भी आएंगे, ताकि कागज़ नगर के जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए ये कुछ अच्छा डिसीजन ले सके। तो मधुसूदन जी को फिर से बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, मेरे एक व्यूवर ने जो है कमेंट में पूछा था कि भैया ये रैतू बंधु का पैसा कब आएगा। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा दर्शकों, आप लोग तो ये रैतू बंधु बोलने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी स्कीम का नाम चेंज हो गया है, रैतू बंधु से रैतू भरोसा हो गया है। वैसे तो स्कीम अभी तक शुरू हुई ही नहीं है, लेकिन इसका नाम रैतू भरोसा रखा गया है। अभी बताया जा रहा है कि पूरा सर्वे शुरू हुआ है, सर्वे चलेगा अभी, इसके लिए सरकार ने अलग से सर्वे कमेटी बनाई है, और ये कमेटी जल्द ही अपना रिपोर्ट कलेक्शन करके सरकार को देगी। रिपोर्ट में क्या बताया जाएगा, जितने भी लोगों के पास में 7 एकड़ से कम ज़मीन है सिर्फ उन्हीं को रैतू भरोसा देंगे। उससे ज़्यादा जिनके पास 8 एकड़ 9 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, अब इन किसी को रैतू भरोसे का पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ रैतू भरोसा का पैसा 7 एकड़ से कम लोगों को मिलेगा। तो ये जो सर्वे चल रहा है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। बताया जा रहा है कि संक्रांति तक इसका पहला रिपोर्ट आने का अनुमान है, और अगला सीज़न हो सकता है, शायद इस सीज़न में ना हो, रैतू भरोसे के पैसे सभी को मिलें। तो रैतू भरोसे को लेकर के ये अपडेट आई है कि संक्रांति तक शायद पहला रिपोर्ट सामने आ जाए। अभी बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे मित्रों, जो कि है हमारा हैदराबाद मेट्रो से जुड़ा हुआ। हैदराबाद में मेट्रो का जो एक्सपेंशन है लगातार जारी है। ऐसे में अभी हैदराबाद मेट्रो ने एक नया प्लान किया है मित्रों। ये प्लान है हैदराबाद का जो सिकंदराबाद बस स्टेशन है, जुबली बस स्टेशन, वहाँ से शुरू करके शामीरपेट तक के लिए एक नया लाइन बनाने का। इसमें जो है अलवाल कवर होगा, लाल बाज़ार कवर होगा, हकीमपेट कवर होगा, ऐसे करके जो है लाइन शामीरपेट तक जाएगी। जब आप कागज़ नगर आएंगे हैदराबाद से, तो आपको हैदराबाद के सबसे लास्ट में यानी नॉर्दर्न पॉइंट पे ये शामीरपेट मिलेगा। यहाँ पे एक अच्छा बड़ा लेक है और मंदिर भी है, बहुत सारे रिजॉर्ट यहाँ पे अभी खुल गए हैं। तो शामीरपेट तक के लिए एक लाइन बनाने का प्रस्ताव आया है। उसी तरह पैराडाइज से एक और लाइन बनाने का प्रस्ताव आया है, बोवेनपल्ली, सुचित्रा, कोमपल्ली, ये सब कवर करते हुए मेडचल तक के लिए। तो पैराडाइज से मेडचल के लिए दूसरा लाइन कवर करने की बात की गई है। अच्छा, आपको और एक अपडेट बता दूं, बहुत पहले जो है एक बात चल रही थी इमलीबन बस स्टेशन जो अपना है MGBS, वहाँ से चंद्रयान गुट्टे के लिए एक लाइन बनाने की, लेकिन वहाँ पे MIM पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कुछ मतभेद चल रहा है, जिसके वजह से ये प्लान ड्रॉप कर दिया गया है। अच्छा दोस्तों, जब पहल जब मेट्रो की शुरुआत की गई थी तो इसमें 3 कॉरिडोर थे, 69 किलोमीटर का ये लाइन बनाया गया था। उसके बाद सेकेंड राउंड में जो है 2 तरफ काम चालू किए गए, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 5 और पार्ट बी में 3 अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए। पार्ट ए में 76 किलोमीटर का काम हुआ, पार्ट बी में 95 किलोमीटर का काम हुआ। तो कुल जमा अभी तक जो है हैदराबाद मेट्रो में 11 कॉरिडोर है, और करीब 240 किलोमीटर का जो है अभी काम पूरा हो गया है। अभी इसको और एक्सपैंड करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, शायद हम लोगों को थोड़ी और राहत मिलेगी। आप लोगों को पता ही है हैदराबाद में अगर तेज़ ट्रांजिट करना है तो मेट्रो इज़ द बेस्ट सर्विस, लेकिन पूरे देश में जितनी भी मेट्रोज़ है उसमें थोड़ी सी महंगी है हमारे हैदराबाद की मेट्रो। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को हिसाब किताब बताऊंगा रोड एक्सीडेंट्स का। कितने रोड एक्सीडेंट हुए हमारे आदिलाबाद रीजन में, हमारे ज़िले में क्या क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट आपको डिटेल में बताने के लिए आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।